गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? कल मैंने आपको लेसन सेंड किया था पॉलिटिकल पार्टीज़, तो आज हम जल्दी से पहले उसको रिवाइज करेंगे। ये है सिविक्स का चैप्टर नंबर 6, पॉलिटिकल पार्टीज़। टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज़। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आपने बात की, आपने जाना कि व्हाट इज़ ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, यानी कि आपने देखा है ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी का मेन मकसद क्या होता है? इलेक्शन लड़ना और उस इलेक्शन को जीत कर गवर्नमेंट बनाना। पहली तो इम्पोर्टेंट बात यही है ना, टू कंटेस्ट इलेक्शंस। दिस इज द मेन फोकस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। हर तरह की पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में है। अगर आप इंडिया के बारे में बात करो तो एक चीज आपने उसकी डेफिनेशन समझी, फिर हमने जाना व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है तो वो किस किस उसके उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो नंबर 1 कंपोनेंट है आइडियोलॉजी, नंबर 2 कंपोनेंट है लीडर्स, नंबर 3 कंपोनेंट है एक्टिव मेंबर्स एंड नंबर 4 कंपोनेंट है फॉलोअर्स। कोई भी पार्टी सक्सेसफुल नहीं है जब तक उसके ये 4 चीजें ना हो, यानी कि उसकी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि वो किन बातों को लेकर एक अलग से बाकी पार्टियों से अलग है। दूसरी चीज उसमें ये होनी चाहिए कि उसके लीडर्स होने चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी स्टैंड ही नहीं होती जब तक कि उसका कोई लीडर ना हो। तीसरी चीज क्या होती है कि उसके कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो उस पार्टी के लिए काम करते हैं, जो उसके फेवर में काम करते हैं। और ये तीनों चीजें तब पॉसिबल होती हैं जब उस पार्टी को मानने वाले लोग भी हों, यानी कि उस पार्टी की तरफ कुछ लोग उसके फॉलोअर्स भी हों। तो ऐसे हम अपनी मर्जी से कोई भी पार्टी खड़ी कर लें, लेकिन उस पार्टी को मेरी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई पार्टी खड़ी कर लेती हूँ, खुद लीडर बन जाती हूँ, 5-7 मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनको मैं उसके मेंबर्स बना देती हूँ, एक्टिव मेंबर्स बना देती हूँ, और एक आइडियोलॉजी दिखा देती हूँ कि मेरी ये आइडियोलॉजी है। लेकिन मेरी पार्टी को कोई जब मानता ही नहीं है, जब कोई मुझे इलेक्शन में एक वोट भी नहीं देगा, तो वो मेरी पार्टी किसी काम की नहीं है ना। तो all these 4 components are very very important for political parties. Then आपने अगली चीज क्या पढ़ी? फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो उसमें हमने जाना पहला काम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, इलेक्शन लड़ती हैं। दूसरा काम उनका होता है डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉस, जो गवर्नमेंट बनाता है, जो गवर्नमेंट इस समय गवर्नमेंट पावर में जो होती है वो क्या बनाती है? लॉज बनाती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉज बनाती है। फॉर एग्जांपल अभी अभी हमारी जो इस समय इंडिया की गवर्नमेंट है मोदी जी की, उन्होंने कुछ किसानों के लिए 2-3 लॉज बनाए हैं। तो ये सारे काम कौन करता है? डिसिसिव रोल कौन प्ले करता है? जो गवर्नमेंट में होता है वो लॉ बनाते हैं लेजिस्लेचर में बैठकर। उसके बाद पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, यानी कि जितनी भी पार्टीज होती हैं इनका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाते हैं, वो जो जिसको हम उनका मैनिफेस्टो भी कहते हैं। जब तक हम इन पार्टीज की जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स नहीं जानेंगे तब तक हम उस पार्टी की तरफ इंक्लाइंड नहीं होंगे। तो हर पार्टी के लिए जो जरूरी है कि वो लोगों को ये बताए कि उसकी क्या क्या पॉलिसीज है, वो लोगों के लिए क्या क्या काम करने वाली है, उसके क्या क्या प्रोग्राम्स है। देन आपने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज का अगला फंक्शन क्या है? टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जो जीत जाती है पार्टी वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उस गवर्नमेंट को चलाती है। देन role of opposition, this is very very important because one party wins the election and forms the government and the second one which loses the government, it acts as एन अपोनेंट पार्टी, जो अपोजिशन होती है। और उसका मेन काम होता है कि जो मेन इस समय इलेक्शन लड़के जो जीत के पार्टी आई है उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, लोगों को बताना, ताकि अगली बार जब इलेक्शन हो तो वो जीत सके। ये उनका मेन मुद्दा होता है। तो अपोजिशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। समटाइम्स जो मेन पार्टी होती है जब वो ऑटोक्रेटिक हो जाती है, जब वो डिक्टेटरशिप टाइप करने लगती है, जब वो ज़बरदस्ती अपने सारी पॉलिसीज या चीज़ें थोपने लगती है, तो उस समय में जो अपोजिशन पार्टी होती है वो उसको क्रिटिसाइज करके, उसके आगे खड़ी होकर डिमॉन्स्ट्रेट करके या अपनी उसके विरुद्ध जो है अपनी क्रिटिसिज्म दिखाकर वो उनको रोकने का प्रयास करती है। ठीक है, ये डेमोक्रेसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपोजिशन, एक पावरफुल अपोजिशन का होना भी बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। देन
इट शेप्स पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टी का एक और इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, लोगों की विचारधारा बनाना, कि मैं किस पार्टी को समर्थन करूं, ये डिपेंड करता है कि वो पार्टी मुझे किस तरह से कन्विंस करती है अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के द्वारा। देन सेवंथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि लोगों तक गवर्नमेंट की, जो पॉलिटिकल पार्टीज का ही ये काम है कि लोगों तक गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स पहुंचाना, वो जो मशीनरी है उसको लोगों के साथ अवगत करवाना, उनको समझाना। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप NMMS के फॉर्म भरते हो, नेशनल स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते हो, या जो बच्चे 12th कर लेते हैं तो गवर्नमेंट की स्कीम है, उनको AICT के ज़रिए उनको मुफ्त में बाहर के कॉलेजेस में एडमिशन दी जाती है। तो ये मतलब मैं आपसे रिलेटेड एग्जांपल्स दे रही हूँ कि किस तरह से ये जो पार्टीज़ हैं, ये चीज़ भी इनका काम है कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं वो आम जनता तक पहुँचाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फंक्शंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। कल भी आपने समझा, आज मैं आपको रिपीट कर रही हूँ दोबारा। उसके बाद बात आती है जब पार्टी सिस्टम होता क्या है, हाउ मनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारी कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। तो जब तक, जहां तक हम अपने इंडिया की बात करें तो इस समय में राउंड अबाउट 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड इन इंडियन इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट करना होता है ना, अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाना होता है। तो इंडिया में कुल कितनी पार्टीज है, 750। ऐसे गिनने में आओ ना, छोटी 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 बहुत सारी पार्टीज है, 750 पार्टीज हैं। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड भी अगर आप देखो या इंडिया की बात करो तो लोग पार्टीज को इतना पसंद नहीं करते हैं। फिर भी पार्टीज बनती हैं, किस लिए बनती हैं, ताकि वो गवर्नमेंट में आ सके, पावर में आ सके। जनरली क्या होता है, बहुत ही 750 जितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स। वो कौन कौन से आपने पढ़ा, नंबर 1 सिंगल पार्टी सिस्टम, जिसमें एक ही पार्टी होती है, और इसका एग्जाम्पल हम देश लेंगे चाइना एंड वियतनाम, दोनों कंट्रीज में सिंगल पार्टी है। इसमें कोई स्कोप ही नहीं होता, हर बार यही गवर्नमेंट चलाती है और अपनी मर्जी से चलाती है, क्योंकि दूसरी पार्टी इनके अपोजिट होती ही नहीं है। सेकंड पार्टी होती है बाय पार्टी, बाय नाम से ही जाहिर होता है, यानी 2 पार्टी। तो बाय पार्टी सिस्टम जो है ये भी बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एक पार्टी हुकूमत करती है, दूसरी अपोजिशन में होती है। तो अगर जो मेन है वो अगर अच्छा काम नहीं कर रही है तो नेचुरली अगले साल लोग 5 साल के बाद लोग दूसरी पार्टी को वोट दे देते हैं। तो बाय पार्टी सिस्टम की एग्जांपल है अमेरिका यानी USA एंड इंग्लैंड, इवन कनाडा, बहुत सारी कंट्रीज है यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम्स हैं। आप 2 कंट्रीज याद रखिए एग्जांपल के लिए, एक USA एंड दूसरी इंग्लैंड। फिर बात आती है तीसरी सिस्टम है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम जो होता है जिसमें मीन्स मोर देन 2 पार्टीज, मल्टी मीन्स बहुत सारी। तो इसके एग्जांपल हमें 2 कंट्रीज की हम दे सकते हैं, एक तो आवर ओन कंट्री दैट इज इंडिया एंड सेकंड इज फ्रॉम फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसको आप डिटेल में कल पढ़ चुके हो, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आएगा, फंक्शंस पे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, अगला पॉइंट आपने जो पढ़ा वो क्या था कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम बात करते हैं जब तो एक नेशनल पार्टीज होती हैं, दूसरी रीजनल पार्टीज होती हैं। नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज को स्टेट पार्टीज भी कहते हैं। तो जब आपने नेशनल पार्टीज की बात की थी तो उसमें हमने फिर ये भी पढ़ा था कि नेशनल पार्टी जो पूरे नेशन में फैली होती है, पूरे देश में फैली होती है। तो जो नेशनल पार्टीज हैं, फिर कुछ की हमने एग्जांपल आपको समझाई, आपने समझी। वो इंडिया की कौन कौन सी मेन नेशनल पार्टीज हैं। तो 1 इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट वाज फॉर्म्ड इन 1885। डेट्स आपने इन सब की याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्टी मैंने बीजेपी पहले लिख दिया, हालांकि ये बाद में बनी है क्योंकि इस समय हमारे इंडिया में इन्हीं की हुकूमत है। तो बीजेपी बनी 1980 में, राउंड अबाउट 95 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, 1980 में। देन हमारी तीसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, याद रखिए मार्क्सिस्ट, CPI आगे M से बनता है, मार्क्सिस्ट। और जो ये पार्टी है ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक CPI है जिसमें मार्क्सिस्ट नहीं है। ये भी बनी थी इंडिपेंडेंस से पहले 1925 में, और इसी को जब इनमें 2 फाड़ हुआ, ये 2 पार्टीज अलग अलग हुई, सेपरेट हुई 1964 में, तो CPIM बन गई
दूसरी पार्टी जो 1964 में बनी। देन आपने बात की बीएसपी जो बनी थी 1984 में, बहुजन समाज पार्टी। जनरली ये माइनॉरिटीज एंड दूसरी जातिस को सपोर्ट करती है। देन आती है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जैसे नाम से ही आप समझ सकते हो कि कांग्रेस से ही टूटकर बनी पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1999, ठीक है। देन रिसेंटली party which emerged as a wonderful party in Delhi is आम आदमी पार्टी, आप। ये जो है ये भी एक नेशनलिस्ट पार्टी बन चुकी है, क्योंकि हरियाणा में, पंजाब में, इन एरियाज में भी इसने अपने स्थिति जो है वो अच्छी कर ली है पिछली इलेक्शंस में। डियर स्टूडेंट्स, तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी। रीजनल पार्टीज में हमने पढ़ा कि स्टेट पार्टीज जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में, कि स्टेट पार्टीज कौन सी होती हैं। तो उसमें हमारा पर्टिकुलर फोकस इज ऑन स्टेट पार्टीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज वी आर स्टडिंग फ्रॉम JK बोस, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो उसमें पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की भी हम सिविक्स को ज़रूर पढ़ते हैं। तो वो अभी जैसे ही मैं ये सारा रिवाइज करूँगी उसके बाद आपको वो डिटेल में पढ़ाते हैं। लास्ट आपने जो चीज़ सीखी थी वो थी चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब जब पॉलिटिकल पार्टीज बन गई हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको क्या क्या मुसीबत आती है, क्या क्या परेशानी आती हैं। तो नंबर 1 इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सबसे पहली बात क्या है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि पार्टी के अंदर भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना, तो सबको आज़ादी नहीं है हर बात कहने की। जो बेचारा ऐसे छोटी जगह से या छोटे समूह से उठकर आया है, शायद उसको बोलने का हक ही ना हो, उसको टॉप तक पहुंचा ही ना जा सके। जो बड़े बड़े लीडर्स ऊपर टॉप पे होते हैं या जो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वही पार्टी में वही सारे डिसीजन लेते हैं। आम आदमियों को उस डिसीजन तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता है। तो ये लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है। सेकंड पॉइंट है डायनेस्टिक सक्सेशन, जिसको बनाना कल्चर भी कहते हैं। डायनेस्टिक सक्सेशन मीन्स बाप, उस बाप का बेटा, उस बेटे का फिर बेटा, तो जो आगे पीछे जो बाकी लोग हैं उनको सत्ता में आने का, उनको गवर्नमेंट में आने का अवसर नहीं मिलता। चाहे उस पार्टी में जो एक बाप है या एक माँ है, उसका बेटा अगर वो पार्टी को संभालेगा आगे, वो प्रधानमंत्री बनेगा, वो PM बनेगा, चाहे उसके आगे पीछे उससे ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट, पॉलिटिक्स को जानने वाले, मोर एक्सपीरियंस्ड लोग ही क्यों ना बैठे हों, लेकिन वो इस तरह से सत्ता एक के बाद दूसरे अपनी ही फैमिली में जब जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड डायनेस्टिक सक्सेशन। एग्जाम्पल आपके सामने नेहरू गांधी जो फैमिली है उसकी है, और अगर हम J&K की बात करें तो शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट चैलेंज इज मनी एंड मसल पावर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में बच्चों, क्योंकि लोग इलेक्शन लड़ने के लिए इतना पैसा लगाते हैं, और दूसरा क्या, अपने हर पार्टी ने अपने गुंडे बनाए होते हैं, अपने जो मसल पावर का इस्तेमाल किया जाता है। मनी कैसे यूज होता है, जब इलेक्शंस होती है तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जो अमीर अमीर कंपनीज हैं, वो इलेक्शन में जिस पार्टी की सपोर्ट में पैसा लगाती हैं, बाद में जब वो जीत जाते हैं तो वो अपनी मनमानी की काम उनसे करवाते हैं। वो सारे जो गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो फिर उसी पर्टिकुलर कंपनी को दिए जाते हैं जिसने कभी इलेक्शन के लिए पैसा लगाया था। तो इस तरह से ये एक बहुत खतरनाक डेमोक्रेसी को बहुत ही बुरा जो इसका चैलेंज है। एंड लास्ट चैलेंज है नो मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। कई बार बहुत अच्छे अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं वो रह जाते हैं, लेकिन वही भाई भतीजावाद के चक्कर में कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा होता है जो इतना काबिल नहीं होता है। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि वोटर्स के पास चॉइस किस तरह से नहीं है कि अब सारी ही पार्टीज ने एक जैसी कॉमन सी जो गोल्स है वो रख ली हैं, तो लोगों को समझ ही नहीं आती कि इसको वोट करें या उसको वोट करें, सारे ही तो एक जैसे हैं, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो दिस इज what the political parties face, means challenges to political parties. And last is that is how to reform these challenges। और political parties में ये जो जितनी भी बुराइयां हैं, जो जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, इनको हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज रियल में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बना सकें। तो लेट्स कंटिन्यू विद
state political parties and reforms of political parties.